सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है पावर सेपरेशन थ्योरी, यानी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। ये जो टॉपिक है ये बीए फर्स्ट ईयर में पुस्तक चलती है, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीति विज्ञान के मूल आधार। तथा एमए में एक पुस्तक चलती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो पुस्तक फ्रीवेस में है, कुछ में फाइनल है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, यानी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो उस एमए की पुस्तक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत तथा बीए फर्स्ट ईयर की पुस्तक राजनीति विज्ञान के मूल आधार के पाठ्यक्रम का ये हिस्सा है। और एग्ज़ाम में कई बार लघुत्रात्मक प्रश्न आ जाता है या निबंधात्मक प्रश्न, अस्से टाइप बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ बताइए, इसका विकास कैसे हुआ, मॉन्टेस्क्यू और ब्लैकस्टोन की इसमें क्या भूमिका थी, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आए हुए हैं। इससे छोटा क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में लगातार आता रहता है। तो आइए बात करते हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ क्या है। दरअसल शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जो मामला था वो राजनीति विज्ञान में जब तक इम्पोर्टेंट नहीं था जब तक कि उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा नहीं बना। यानी राजाओं की, चर्च की, इनकी निरंकुशता के विरुद्ध, सामंतों की निरंकुशता के विरुद्ध जब व्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा महत्वपूर्ण बन गया तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण बनने लगा। मतलब मसला ये था कि ये विचार महत्वपूर्ण होने लगा कि भाई किसी भी संस्था के हाथ में, किसी व्यक्ति के हाथ में निरंकुश शक्तियाँ नहीं हो, स्वेच्छाचारी शक्तियाँ नहीं हो। यदि एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाती हैं तो फिर निश्चित रूप से उनका क्या होता है, दुरुपयोग होता है। सरकार के कार्यों को 3 भागों में बांटा जाता है सामान्यतः। सरकार के 3 अंग होते हैं, आपको पता है। सरकार के 3 ही मुख्य कार्य होते हैं। पहला काम होता है कानून, विधि या नियम बनाना। दूसरा, उन कानूनों को या नियमों को क्रियान्वित करना। तीसरा, उन कानूनों और नियमों के आधार पर न्याय करना, कोई दुविधा उत्पन्न हो तो उसका निराकरण करना। और इन तीनों कार्यों को करने के लिए सरकार के 3 अंग होते हैं। कानून बनाने के लिए विधायिका होती है, जिसको व्यवस्थापिका भी कहते हैं, हमारे देश में संसद कहते हैं। कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है, जिसका हिस्सा जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति वगैरह होते हैं। और उन कानूनों के आधार पर न्याय देने का कार्य या उनको लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो या उनकी संवैधानिक वैधता को लेकर कोई मसला हो या लोगों के मूल अधिकार और स्वतंत्रताओं को लेकर कोई खतरा हो तो तीसरा कार्य जो है न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। मेडिसिन ने लिखा है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सारी शक्तियाँ यदि एक ही हाथ में एकत्रित हो जाएं, यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की पावर यदि एक ही आदमी या एक ही संस्था को दे दी जाए तो वो व्यक्ति या संस्था चाहे वंशानुगत हो, नियुक्त हो या निर्वाचित हो, वो निश्चित रूप से अत्याचारी शासन में बदल जाएगा। यानी वो उस शक्तियों का दुरुपयोग करेगा। शक्ति की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि सारी शक्तियाँ अगर एक व्यक्ति के हाथ में इकट्ठी हो जाती हैं तो निश्चित रूप से वह दुरुपयोग करता है, चाहे वो व्यक्ति हो या संस्था हो। मेडिसिन ने ये बात कही है। इस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जो अर्थ है ये इस बात से, ये जो सिद्धांत अस्तित्व में आया ये इस बात से आया कि दरअसल समस्या शुरू से ये रही है कि जो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, सरकार के इन तीनों अंगों के पारस्परिक संबंध कैसे होने चाहिए। इस संदर्भ में अलग अलग सिद्धांत समय समय पर प्रतिपादित हुए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। हरमन फाइनर ने लिखा है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूर्ण रूप से, एक सिद्धांत के रूप में पूर्ण रूप से पहली बार मॉन्टेस्क्यू ने ही प्रतिपादित किया था। फाइनर ने आगे लिखा है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू का खुद का ही है। हालांकि इसके कुछ संकेत हमें जो जॉन लॉक ने जो पुस्तक दी थी, सिविल गवर्नमेंट, नागरिक सरकार, जो पुस्तक जॉन लॉक ने लिखी थी, उसमें भी हमें इसके कुछ दर्शन उपलब्ध होते हैं इस सिद्धांत के। लेकिन एक थ्योरी के रूप में इसको सबसे पहले प्रतिपादित करने का श्रेय मॉन्टेस्क्यू को दिया जाता है। गेटेल ने कहा इस सिद्धांत का आशय ये है कि सरकार के तीनों प्रमुख कार्य जो हैं वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा संपादित होने चाहिए। यानी सरकार के तीनों कार्य कोई एक व्यक्ति नहीं करे बल्कि अलग अलग व्यक्ति द्वारा किए जाने चाहिए। और तीनों विभागों के कार्य क्षेत्र इस प्रकार से सीमित किए जाने चाहिए कि वे अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और सर्वोच्च बने रहें। ये सिद्धांत इस विचार पे भी आधारित है कि निरंकुश शक्तियाँ यदि मिल जाती हैं तो व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगता है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का ये भी मानना है कि जैसे व्यवस्थापिका का काम होना चाहिए कानून बनाना, कार्यपालिका का है कि उन कानूनों को लागू करना और उनके अनुसार शासन चलाना, और न्यायपालिका का काम है कि उनके अनुसार निर्णय करे। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अगर हम मीनिंग देखें तो सरल से शब्दों में इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि सरकार में 3 प्रकार की पृथक पृथक शक्तियाँ हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए इन तीनों शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए।
और सरकार की इन तीनों शक्तियों की संस्थाओं के कार्मिक भी अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए। सरकार की शक्ति की हर संस्था और संस्था के कार्मिक केवल अपने अधिकार क्षेत्र में सीमित, स्वतंत्र और सर्वोच्च रहें। यानी सरकार की शक्ति तीनों से अलग अलग शक्ति हैं, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं हो, अलग अलग लोगों के हाथ में वो शक्तियाँ हों, और शक्तियाँ इस प्रकार से हों कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र भी रहें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो अपने अधिकार क्षेत्र में भी निरंकुश बन जाएं। तो उनकी शक्तियों को प्रतिसंतुलित करने और सीमित करने की भी आवश्यकता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये क्या काम आता है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत? जो सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, तो एक तो लोगों की अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित रहती हैं। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को, पहले जैसे होता था राजा ही जो है न्याय का अधिक सबसे बड़ा न्यायकर्ता होता था, राजा ही कानून बनाता था, राजा ही लागू करने वाला होता था। तो अगर राजा अच्छा है तो ठीक है, नहीं कई बार बुरे व्यक्ति भी राजा होते थे, तो लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताओं को नष्ट कर देते थे। अगर तीनों शक्तियाँ बटी हुई होंगी तो लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताएं सुरक्षित होंगी। शक्ति की निरंकुशता और उसके दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। शासन कार्य भी सरल और सुविधाजनक तरीके से लगेगा। शासन के अंदर एक विशिष्टता आएगी, कार्य कुशलता बढ़ेगी, क्योंकि सारे काम एक आदमी करता है तो बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर सकता, वो ओवरबर्डन हो जाता है। लेकिन अलग अलग लोग करते हैं तो वो ज़्यादा कुशलता से उसको कर सकते हैं। और फिर शासन के अलग अलग लोगों का उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता भी बनी रहती है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की हमें आवश्यकता है। इस सिद्धांत की मैंने जैसा कि पहले बताया कि इसकी सबसे पहले अधिकृत व्याख्या फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने 18वीं शताब्दी में की थी। हालांकि इससे पहले अरस्तु जो था यूनानी दार्शनिक, उसने शासन के 3 कार्य बताए थे, विमर्शात्मक, प्रशासनिक और न्यायिक। रोम में भी शासन की 3 शाखाएं होती थी, सीनेट, काउंसिल और ट्रिब्यून। रोमन दार्शनिक सिसरो और जो पोलिबियस थे, उन्होंने भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 16वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी विद्वान थे बोधा, उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि शासन के कार्यकारी और न्यायकारी अंग पृथक पृथक होने चाहिए। यानी बोधा ने बताया था कि शासन के जो अंग हैं सारे अलग अलग होने चाहिए। जॉन लॉक ने यह भी कहा था कि शासन के कार्यपालिका और व्यवस्था को एक दूसरे से अलग अलग रखा जाना चाहिए, अन्यथा भ्रष्टाचार फैलने की क्या रहती है, संभावना रहती है। तो ये विचारक जो थे जिन्होंने मॉन्टेस्क्यू से पहले ये बातें कही थी। मॉन्टेस्क्यू ने जो पुस्तक थी लिखी थी 1748 ईस्वी में, उनकी मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक आई थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज में ही उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने। किस पुस्तक में दिया? द स्पिरिट ऑफ लॉज में। कब लिखी गई? 1748 ईस्वी में। दरअसल मॉन्टेस्क्यू जो था उसके समय राजाओं का निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन था। लोगों की स्वतंत्रता और अधिकार सुरक्षित नहीं थे। मॉन्टेस्क्यू जो था वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बड़ा प्रबल पक्षपोषक था। और 1726 में जब वह इंग्लैंड की यात्रा पे गया फ्रांस से, तो वहाँ देखा कि वहाँ तो स्वतंत्रता की बड़ी अच्छी भावना है। उसने ये भी देखा कि जो इंग्लैंड की शासन व्यवस्था है उसमें बाह्य वहाँ के स्ट्रक्चर में भी स्वतंत्रता है। उसने देखा कि इंग्लैंड में विधायी पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग विभाग काम करते हैं, जबकि फ्रांस में एक निरंकुश राजा ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले रखी हैं, जिसके कारण लोगों की स्वतंत्रता खतरे में है। तो उसने देखा कि शक्तियों की का बंटवारा करने के कारण ही इंग्लैंड में लोगों की स्वतंत्रता सुरक्षित है। तो मॉन्टेस्क्यू इसके निष्कर्ष पर पहुंचा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जरूरी है कि शासन की सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं हो, बल्कि अलग अलग व्यक्ति और व्यक्ति समूहों के हाथ में हो। मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है कि यदि कानून बनाने और उस पर अमल करवाने की शक्ति यदि किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हाथ में हो तो स्वतंत्रता असंभव है। यानी स्वतंत्रता संभव ही नहीं है। यदि हमने कानून बनाने और उसको लागू करने, यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों की शक्तियां अगर एक व्यक्ति को दे दी तो स्वतंत्रता सुरक्षित लोगों की रह ही नहीं सकती। इनमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपना कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्यों को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की शक्तियां एक ही हाथों में केंद्रित हो जाएं तो देश में कोई स्वतंत्रता नहीं रह सकती। इसी प्रकार न्याय संबंधी शक्ति को भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से पृथक नहीं किया जा सकता। अगर मान लो न्यायिक शक्तियाँ भी किसी एक अंग को दे दी, कार्यपालिका को दे दी या व्यवस्थापिका को दे दी, तो भी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। मॉन्टेस्क्यू ने आगे लिखा है कि एक ही व्यक्ति या समुदाय जब तीनों काम करने लगे तो स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी और राज्य अपनी मनमानी करने लगेगा, जैसा कि उस समय फ्रांस में हो रहा था मॉन्टेस्क्यू के समय। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की व्याख्या करते समय मॉन्टेस्क्यू ने कुछ बातें कही कि विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को सामूहिक कर देने से व्यक्ति मनमाने ढंग से तो कानून बनाएगा और मनमाने ढंग से उनको लागू करेगा। यदि विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों को मिला दिया जाए
किसी एक ही व्यक्ति को दे दिया जाए तो व्यक्ति मनमाने ढंग से कानून बनाएगा और मनमाने ढंग से उसकी व्याख्या करेगा। तीसरा, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को यदि मिला जाए तो निरंकुशता में वृद्धि होगी, स्वेच्छाचारिता में वृद्धि होगी। चौथा, वो कहता है कि अगर तीनों शक्तियों को मिला दिया जाए तो नागरिकों की स्वाधीनता का लोप हो जाएगा और शासन निरंकुश और स्वेच्छाचारी हो जाएगा। यानी उसने क्या कहा है, उसने अलग अलग बातें बताई हैं कि किसी प्रकार से किसी भी दो अंगों की शक्तियों को एक व्यक्ति के अंदर निहित नहीं करना चाहिए। इंग्लैंड के अंदर एक कानूनविद हुए हैं, न्यायशास्त्री हुए हैं, ब्लैकस्टोन। उन्होंने भी मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत का समर्थन किया और उन्होंने 1765 में एक पुस्तक लिखी, इंग्लैंड के कानून की टिकाएं। ब्लैकस्टोन ने लिखा कि जहां कहीं भी कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होगा, वहां किसी भी प्रकार की सार्वजनिक स्वतंत्रता नहीं रह सकती, क्योंकि शासक अत्याचारपूर्ण कानून बनाएगा और उन्हें अत्याचारपूर्ण ढंग से लागू भी करेगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो न्याय विभाग को विधायिनी या प्रशासनिक अंग से मिला दिया जाए तो अत्याचारी और निरंकुश शासन स्थापित हो जाएगा। आपको जो कॉपी में आप उत्तर लिखें तो आपको ब्लैकस्टोन और मॉन्टेस्क्यू दोनों की परिभाषा लिखनी है। अमेरिका के अंदर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की बात करें तो राजनीतिक प्रणाली के रूप में अमेरिका के जो संविधान है उसकी सबसे खास विशेषता ही है शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। अब कंपटीशन में आ जाता है, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि विश्व में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत या नियंत्रण और संतुलन की सबसे आदर्श व्यवस्था कौन से देश में है, तो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको उत्तर याद रखना है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहला देश था जिसने शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत की व्यवस्था अपने संविधान के अंतर्गत की है। प्रोफेसर अंग ने लिखा है कि अमेरिका की सरकार की, जिसमें राष्ट्रीय राज्यों की और स्थानीय सरकार भी शामिल है, कोई भी विशेषता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। और शक्ति पृथक्करण के साथ साथ उन्होंने नियंत्रण और संतुलन, चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था को भी सावधानी से शामिल किया है। अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, संविधान निर्माता थे, वो जॉन लॉक के संविधानवाद से, सीमित और उत्तरदायी शासन से, मर्यादित शासन की अवधारणा से, संवैधानिक शासन की अवधारणा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जिसका सार था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रहनी चाहिए और व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोच्च है। जेम्स वेक ने कहा है कि अमेरिकी संविधान के निर्माता प्रशासन की शक्ति के प्रति इतने अधिक ईर्ष्यावान थे, उनका विश्वास था कि जितनी अधिक यह शक्ति होती है उतना ही अधिक इसके दुरुपयोग का भय रहता है। अमेरिका के जो प्रसिद्ध संविधान निर्माता थे जेम्स मैडिसन, उन्होंने कहा था कि व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्याय संबंधी सब प्रकार की शक्तियों का एकीकरण ही अत्याचार की उचित परिभाषा है। बोला अगर अत्याचार की डेफिनेशन देनी हो ना राज्य के द्वारा, तो सबसे बड़ी यह बात यह है कि तीनों का एकीकरण शक्तियों का वो अत्याचारी है। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक था कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने निश्चय किया कि शासन के तीनों अंग हैं वो अलग अलग कार्य करें, जिससे शक्ति एकत्रित नहीं हो पाए और व्यक्ति की स्वतंत्रता भी नष्ट नहीं हो। अमेरिका के संविधान को हम देखते हैं तो उसमें पहले अनुच्छेद में तो लिखा गया है कि संविधान में प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ एक कांग्रेस में निहित होंगी। यानी कानून संबंधी शक्तियाँ वहाँ पर किसको दी गई हैं? कांग्रेस में। जैसे भारत के अंदर हम जिसे संसद कहते हैं, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है और उसके अंदर व्यवस्थापिका की, कानून बनाने की सारी शक्तियाँ उसको दी गई हैं। दूसरी बात वहाँ के अनुच्छेद 2 में कही गई है कि कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति प्रशासनिक मामलों में सर्वेसर्वा होगा। तीसरी बात ये की गई है कि न्याय संबंधी शक्तियाँ एक सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे के न्यायालयों में निहित होगी, जिन्हें कांग्रेस समय समय पर स्थापित करे। तो न्यायिक शक्तियों के लिए एक पृथक व्यवस्था वहाँ की गई है। इन तीनों धाराओं में जो व्यवस्था की गई है उसमें अप्रत्यक्ष रूप से मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को ही अमेरिका के संविधान में जगह दी गई है और संविधान की संरक्षक के रूप में उसकी रक्षा करने के लिए देश की न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किलबॉन बनाम थॉम्सन मामले में भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का समर्थन किया है। किलबॉन मामले में और थॉम्सन विवाद में उसने, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अमेरिका का जो लिखित संवैधानिक कानून है उसकी व्यवस्था का एक प्रमुख गुण ये है कि राज्यों या राष्ट्र की सरकार को जितनी भी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, न्यायपालिका हो, ये 3 विभागों में बांट दी गई हैं और इस व्यवस्था का सफल क्रियान्वयन तभी संभव है जब किसी विभाग के अधिकारी किसी अन्य विभाग के अधिकारियों के अधिकारों पर प्रहार नहीं करें। यानी एक विभाग के अधिकारी दूसरे विभाग के मामलों में दखल नहीं दें और अपने ही द्वारा निर्मित कानून के द्वारा प्रत्येक अपने अपने विभाग तक सीमित रहे और दूसरे किसी विभाग के ऊपर आघात नहीं करें। इससे जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो आता है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ बताइए, इसका विकास कैसे हुआ, मॉन्टेस्क्यू और ब्लैकस्टोन की परिभाषाएं क्या हैं या उनकी क्या भूमिका है, और अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की स्थिति क्या है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगले वीडियो में हम और चर्चा करेंगे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत आए तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो कॉलेज के व्हाट्सअप ग्रुप इस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, उसमें आप अपनी अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। उसका उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।